नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी अवगत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके, और साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट्स करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है आपके इकाई थर्ड में राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक समझौता सिद्धांत से रिलेटेड है। उसका जो पहला प्रश्न है वो पुस्तक से संबंधित है। सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किस विद्वान की है? दोस्तों, आप सभी को पता है जो सामाजिक समझौतावादी विचारक थे इसमें हॉब्स, लॉक और रूसो। तो रूसो की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है सामाजिक समझौता अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यह सामाजिक समझौता नामक पुस्तक रूसो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक विचारक कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। दोस्तों, सामाजिक समझौतावादी विचारक जो थे उनमें हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉब्स के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है, यानी कि हॉब्स ने मानव को किस प्रकार से बताया है। तो आप सभी को पता है कि हॉब्स ने मानव को मूल रूप से एक असामाजिक प्राणी माना है जो सदैव आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है, और मानव में स्वार्थ, भय, शक्ति के प्रति प्रेम, अहंकार, संघर्ष आदि के दुर्गुण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, हॉब्स ने मानव स्वभाव को एक प्रकार से असामाजिक प्राणी बताया है, और साथ ही साथ जो मानव में जो दुर्गुण है इसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति है, भय की प्रवृत्ति है, शक्ति के प्रति प्रेम है, संघर्ष प्रिय है, अहंकारी है, आदि दुर्गुण भी बताए हैं। तो ये है मानव का स्वभाव हॉब्स के अनुसार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार 3 हैं। इसमें सबसे पहला आता है जीवन का अधिकार, दूसरा आता है संपत्ति का अधिकार, और तीसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लॉक ने किसको प्राकृतिक अधिकार नहीं बताया है। तो लॉक ने समानता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है। तो ये थे लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना है। ये 3 अधिकार बताए, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, और समानता के अधिकार को इसको प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, संप्रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची सॉवरेंटी शब्द जो लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से बना है, और सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च तथा एनस का अर्थ होता है सत्ता या शक्ति। तो अतः इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो दोस्तों, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। और एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, संप्रभुता की परिभाषा है जो विलोबी ने बताया कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। ये सबसे सटीक परिभाषा है विलोबी की कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। तो ये संप्रभुता की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रभुता की विशेषता बताइए। संप्रभुता की विशेषता बताइए। तो दोस्तों, संप्रभुता की विशेषता है निरंकुशता है, दूसरी है स्थायित्व है, तीसरी है सर्वव्यापकता, चौथी है अविभाज्यता, पांचवी है मौलिकता और छठवीं है अद्वैतता। तो ये संप्रभुता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर है, या प्रजातंत्र या तानाशाही में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि लोकतंत्र में शासन की प्रमुख शक्ति जनता में होती है, जबकि तानाशाही में शासन की शक्ति जनता में न होकर के शासक के हाथ में होती है। तो ये इसका मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। जो सबसे प्रसिद्ध जो इसकी परिभाषा है, कोटेशन है, वो अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। इसके बाद में दूसरा विद्वान है सीलिया नामक विद्वान है, उसने इसकी परिभाषा बताई है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की परिभाषा है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के गुण व दोष बताइए। लोकतंत्र के गुण व दोष बताइए। दोस्तों सबसे पहले हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका जो पहला गुण है वो यह है कि यह जन कल्याण की भावना पर आधारित है। दूसरा है जनता का नैतिक उत्थान होता है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। और चौथा है विश्व शांति का समर्थन करता है। और पाँचवा है क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह है लोकतंत्र के गुण। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र के दोष अर्थात इसमें कमियां क्या हैं। क्योंकि दोस्तों इसकी जो सबसे पहली कमी है यह है कि यह मूर्खों का शासन है। दूसरी इसकी जो कमी है वह यह है अयोग्यता की पूजा होती है, अर्थात इसमें अयोग्य व्यक्ति भी क्या कर जाते हैं, अपने स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है इसका जो प्रमुख दोष है वो यह है भ्रष्ट शासन व्यवस्था, क्योंकि यह एक प्रकार से सबसे ज़्यादा भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। और चौथा इसका दोष है धन व समय की बर्बादी। और पाँचवा इसका दोष है वो यह बहुमत का अत्याचार होता है। और छठवां जो इसका है वो है मतदाताओं की उदासीनता। तो यह है लोकतंत्र के गुण व दोष। अगला क्वेश्चन है लिखित संविधान के गुण व दोष बताइए। लिखित संविधान के गुण व दोष। तो दोस्तों हम पहले चर्चा करते हैं लिखित संविधान के गुणों की। तो लिखित संविधान जहाँ होता है वह संविधान निश्चित और स्पष्ट संविधान होता है। इसके बाद में दूसरा गुण है कि यह स्थायित्व प्रदान करता है। तीसरा गुण है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा होती है। और चौथा है ये जो संघराज्य हैं उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद में इसके जो दोष हैं, लिखित संविधान के दोष हैं, इसमें क्रांति का वह ज़्यादा रहता है, अपरिवर्तनशील होता है और अप्रगतिशील होता है। तो ये इसके प्रमुख दोष हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि सबसे पहले संसद की उत्पत्ति किस देश में हुई थी जिसकी वजह से उस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। तो वह है ब्रिटिश संसद, अर्थात ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यवस्थापिका के प्रमुख 4 कार्य बताने हैं। तो व्यवस्थापिका अर्थात संसद के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें है कि यह कानून का निर्माण करती है, संविधान में संशोधन का कार्य करती है, वित्त पर नियंत्रण बनाए रखती है और प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखती है। तो यह है व्यवस्थापिका के मुख्य कार्य। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। तो कार्यपालिका का जो पहला प्रमुख कार्य वो है प्रशासन व्यवस्था को संचालित करना। दूसरा कार्य है सैनिक संबंधी कार्य। तीसरा कार्य है विदेश नीति के संबंधों का संचालन करना। और चौथा कार्य है वित्तीय प्रबंध की व्यवस्था करना। तो ये हैं कार्यपालिका के प्रमुख 4 कार्य। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन से क्या मतलब होता है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ होता है। तो ये भी दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति जो व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के खिलाफ हों। तो ये ध्यान में रखना कि ये सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति होती है जो व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के खिलाफ हों। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था सबसे पहले किस देश में हुई, ये हुई थी अमेरिका में। और 1803 में अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल, उसने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक पुनरावलोकन की पहली बार चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शक्ति पृथक्करण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कि शासन के तीनों अंगों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करें तथा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही शक्ति पृथक्करण कहलाता है। तो ये था शक्ति पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के कार्य बताइए। उनकी राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य बताने हैं। तो राजनीतिक दलों का जो मुख्य कार्य होता है उनमें सबसे पहला प्रमुख कार्य है लोकमत का निर्माण करना। दूसरा कार्य है चुनाव का संचालन करना। तीसरा कार्य है सरकार का निर्माण करना। चौथा कार्य है शासन सत्ता को मर्यादित करना। पाँचवा है जनता व शासन के मध्य संबंध स्थापित करना। और छठवां कार्य है राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। तो यह है राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार पूछा जाता है कि लॉबिंग क्या होता है, लॉबिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों यह दबाव समूह का एक तरीका होता है और यह लॉबिंग जो है वो अमेरिका में पाया जाता है। तो लॉबिंग का ज़्यादा प्रभाव है वो अमेरिका में देखने को मिलता है। और इस लॉबिंग का मतलब होता है कि दबाव समूह द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर उनके अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाना ही लॉबिंग कहलाता है। और यह अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि इस दबाव समूह को किसने, फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में
यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाना। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।